हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे केवीएस पीजीटी फिजिक्स 2014 के सॉल्यूशन। और ये एग्ज़ाम मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था और इसमें टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे मतलब फिजिक्स के सिर्फ वो 60 रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन। एक और चीज़, इसमें टोटल क्वेश्चन 60 होंगे, तो मैं 60 क्वेश्चन को 6 पार्ट में करवाऊँगा और हर पार्ट में 10 क्वेश्चन होंगे। तो अब हम पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब 1 से 10 हम पार्ट 1 में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ फिजिकल क्वांटिटी Q इज फाउंड टू बी डिपेंड ऑन द ऑब्जर्वेबल एक्स वाई जेड ओबेइंग रिलेशन। देखो ये रिलेशन हमें दिया हुआ है Q का, और परसेंटेज एरर दे रखी है एक्स वाई जेड में 1 2 3। तो आपको बताना है कि एरर Q में कितनी होगी। तो देखो इस रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर आपको डायरेक्टली Q में निकालना है, यानी कि डेल्टा Q अपॉन Q। तो आप बस ये देखो कि कितनी पावर पर डिपेंड कर रहा है। जैसे ये एक्स की क्यूब पर डिपेंड कर रहा है तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3 इंटू में जो रिलेटिव एरर होगी एक्स में। ऐसे वाई के स्क्वायर पर डिपेंड करो तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेल्टा वाई अपॉन वाई। और फिर यहाँ पर जेड पर ए की पावर है। और देखो भले ये नीचे आप -1 नहीं करेंगे, वन ही रहेंगे क्योंकि एरर हमेशा एडिटिव होती है। तो यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा जेड अपॉन जेड। ठीक है। और देखो परसेंटेज अगर आपको निकालना है तो आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ऑलरेडी 100 से मल्टीप्लाई करके हमें 123% गिवन है। तो सीधा आप वैल्यू पुट करते हैं। डेल्टा एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1% है, फिर 2 डेल्टा वाई अपॉन वाई की वैल्यू है 2%, 2 प्लस जेड की जेड में जो रिलेटिव एरर है परसेंटेज रिलेटिव एरर वो है 4। तो आएगा 3 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 4, 4 और 4 8 और 3 11, यानी कि 11% हमारा आंसर आ जाएगा, 11%। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड भी हो और वो वेक्टर लॉ को फॉलो भी करे, ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन को। तो देखो वेट एक फोर्स है तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। न्यूक्लियर स्पिन में भी हमेशा डायरेक्शन होती है +-1/2, लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी है ना ये स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए कार मूव फ्रॉम ए टू बी, मतलब कि ए से बी जा रही है, और ए से बी जब वो जा रही है तो उसकी स्पीड हमें गिवन है 30 किलोमीटर पर आवर। और जब वो बी से वापस आ रही है ए पर तो उसकी जो स्पीड हो गई है वो हो गई 20 किलोमीटर पर आवर। तो आपको बताना है कि एवरेज स्पीड कितनी होगी कार की। देखो एवरेज स्पीड के लिए मैं डायरेक्टली फॉर्मूला बता देता हूँ। जब कोई कार या कोई भी व्हीकल हो, अगर वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है, विद डिफरेंट वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2v1v2 अपॉन में v1 प्लस v2। लेकिन पहले मैं बता देता हूँ ये फॉर्मूला आता कैसे है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप इसको डायरेक्टली अप्लाई करना अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो देखो यहाँ पर मान लेते हैं कि जो कार है पहले ए से बी जा रही है और ए से बी का डिस्टेंस हम मान लेते हैं x। जब वो बी से ए आएगा तब भी उसको डिस्टेंस x ही कवर करना होगा, लेकिन जब वो ए से बी पर जा रहा है लेट t1 टाइम मान लेते हैं, और जब वो बी से ए पर आ रहा है तो t2 टाइम मान लेते हैं। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन में टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, पहले वो ए से बी पर गया x डिस्टेंस कवर किया, फिर वो बी से ए पर आया x डिस्टेंस कवर किया अपॉन टाइम t1 प्लस t2। तो क्योंकि मुझे फॉर्मूला देखो मैंने ये फॉर्मूला बताया ना स्पीड में, तो मैं इसको v में कन्वर्ट करूंगा टाइम को। इसको आप 2x लिख सकते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू कितना होता है, स्पीड इंटू में टाइम। जब एक्सेलरेशन ना हो ना तब आप इसको फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं डिस्टेंस स्पीड टाइम में रिलेशन के लिए। तो टाइम इक्वल टू कितना हो जाए, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब t1 कितना होगा, t1 होगा कि जब वो इधर जा रहा है तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, वो x है, अपॉन कितनी स्पीड से किया। तो मैं अभी के लिए उसको v1 मान लेता हूँ, ठीक है, और इसको v2, ताकि मैं ये फॉर्मूला ड्राइव करके बता सकूँ आपको। तो ये डिस्टेंस अपॉन में स्पीड आ जाएगा, यहाँ पर स्पीड कितनी v1। ऐसे यहाँ पर डिस्टेंस, अब जब वो b से a पर जा रहा है, ये t2 टाइम था ना, तो डिस्टेंस x कवर किया है और स्पीड v2 मान लेते हैं, v2। तो 2x अपॉन में x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से बचेगा 1/v1 प्लस 1/v2, x कैंसिल करो तो v इक्वल टू एक्स अपॉन में, यहाँ पर एलसीएम लोगे तो v1 प्लस v2 आएगा नीचे, x कैंसिल हो गया, यहाँ पर सिर्फ 2 बचा हुआ है, और ये v1 प्रोडक्ट v2, यानी कि एवरेज स्पीड आ जाएगा 2v1v2 अपॉन में v1 प्लस v2। यही मैंने आपको बताया था, डायरेक्टली आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। कैसा है मैंने आपको बता दिया है। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो 2 इंटू v1 कितना है, एक 30 है, दूसरी 20 है, अपॉन में दोनों का एडिशन यानी कि 30 प्लस 20,
तो वी एवरेज इक्वल टू कितना है 2 इंटू 30 इंटू 20 अपॉन में 50, 0 से 0 कैंसिल कर दो और 5 6 30 होता है, 6 आ गया यहाँ पर। वी एवरेज कितना आएगा, देखो 2 दूनी 4 और 6 24 यानी कि 24 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड आ जाएगी 24 किलोमीटर पर आवर। तो डायरेक्टली फॉर्मूला ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर t सेकेंड। तो मान लेते हैं कि यहाँ से बॉडी स्टार्ट कर रही है पॉइंट ए से और इनिशियल उसकी वेलोसिटी यहाँ पर 0 है और ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है कुछ टी समय तक के लिए। मतलब मान लेते हैं कि बी पॉइंट पर आ गई फाइनली, तो यहाँ से यहाँ तक जो समय लगा वो t सेकेंड लगा और कांस्टेंट उसका एक्सेलरेशन है। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस x1 इन द फर्स्ट हाफ ऑफ टाइम। अब देखो टोटल टाइम कितना लगा t सेकेंड, लेकिन जो x1 इसने डिस्टेंस कवर किया है वो फर्स्ट हाफ ऑफ टाइम में कवर किया है। तो देखो हमने मान लिया कि पॉइंट सी कोई बीच में है, तो x1 डिस्टेंस ये हो गया और यहाँ से यहाँ तक आने में समय लगा उसको t/2 और अगला जो x2 डिस्टेंस है वो अगले नेक्स्ट हाफ में कवर किया, तो ये हो गया t/2। ठीक है, हमें बताना है कि x1 और x2 में क्या रिलेशन होगा। देखो जब भी बात आए कांस्टेंट एक्सेलरेशन की, तब हम ये इक्वेशन दिमाग में आनी चाहिए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। इससे पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर मैंने डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगाया था। ये हम तब अप्लाई करते हैं जब एक्सेलरेशन हो ही ना, यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो, तब तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। लेकिन जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है ना, जब भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है तब हम इन इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं डिस्टेंस टाइम के रिलेशन के लिए। फिलहाल यहाँ से यहाँ तक x, अगर मैं a से c तक की बात करूँ तो x1 किसके बराबर होगा। देखो मैं सेकंड इक्वेशन का यूज करूंगा यहाँ पर x एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितना कवर किया ए से सी तक x1, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वो है 0 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है a मान लेते हैं और टाइम कितना लगा इसको यहाँ से यहाँ तक आने में t/2। तो t/2 का मतलब हो गया जो टाइम हम रख रहे हैं t/2 रख रहे हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो x1 इक्वल टू 1/, देखो 2 2 जा 4 और 2 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 at का स्क्वायर। तो ये तो हमारी x1 की वैल्यू आ गई है। लेकिन अब इसके बाद x2 जो कवर किया वो उसने c से कवर किया है b तक। जब मैं x2 निकालूंगा ना तो मैं इनिशियल स्पीड को 0 नहीं ले सकता, क्योंकि जब पार्टिकल a से c पर आया है तो अब उसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। इसका मतलब पहले तो वो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 थी, लेकिन यहाँ पर आकर के अब उसकी कुछ वेलोसिटी हो चुकी होगी, मैं मान लेता हूँ वो c है, uc। यानी कि अब मुझे पहले ये फाइंड करना पड़ेगा कि c पॉइंट पर आने पर इसकी, अगर मैं यहाँ से बात करूँ इनिशियल पॉइंट ये है तो फाइनल स्पीड कितनी हो चुकी होगी यहाँ पर। तो उसके लिए मैं इक्वेशन यूज करूँगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी वाली। कैसे, देखो तो वी सी मतलब पॉइंट सी पर जो वेलोसिटी होगी वो बराबर होगी इनिशियल वेलोसिटी पॉइंट ए पर प्लस एक्सेलरेशन, और जो यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लगा यानी कि t/2 लगा है। मैं फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर रहा हूँ v इक्वल टू यू प्लस ए टी का। तो सी पॉइंट पर जो स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ये तो इनिशियल पॉइंट यहाँ पर 0 है प्लस at/2, यानी कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो उसकी at/2 हो चुकी होगी। अब इसको ध्यान में रखते हुए मैं निकालूंगा x2 की वैल्यू। तो देखो अब जब x2 हम निकालेंगे तो मैं फिर से इस इक्वेशन का यूज करूंगा, यानी कि s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का। लेकिन ध्यान रहे अब डिस्टेंस हम c से b तक का ले रहे हैं, जो कि x2 हमने माना हुआ है। इनिशियल स्पीड अब मैं यहाँ से जहाँ से उसने c पॉइंट से स्टार्ट करना शुरू किया ना x2, तो इनिशियल स्पीड में लूंगा ये वाली, यानी कि at/2, मतलब कि a से c तक की, c पर आकर के जो इसकी फाइनल स्पीड थी वो c से b तक के लिए इनिशियल स्पीड हो चुकी होगी। तो इनिशियल स्पीड हम कितनी लेंगे अब at/2। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि टाइम कितना लेंगे हम। तो देखो ये जो हम यहाँ पर इक्वेशन लिखे हैं ना यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये डिस्टेंस वो डिस्टेंस है जो उसने टी टाइम में वो कवर करेगा, यानी कि सी से लेकर के बी तक का। अब आप ये देखो सी से बी तक में टाइम कितना लग रहा था t/2, तो मैं टी की जगह पर कितना लूंगा t/2। तो ये तो होगी यू टी की वैल्यू प्लस 1/2, एक्सेलरेशन तो कॉन्स्टेंट है, और सी से बी तक टाइम कितना लग रहा है t/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो x2 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ए टी स्क्वायर अपॉन में 2 2 जा 4 प्लस यहाँ पर 1/2, देखो 2 2 जा 4 हो गया, 2 2 जा 4, तो 1 और 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 8, और ये आ जाएगा 80 का स्क्वायर। इसका मतलब x2 इक्वल टू कितना आएगा, देखो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं 8 का ले लो एलसीएम, तो यहाँ पर 2 आएगा,
80² और यहाँ पर सिर्फ 80² आएगा। इसका मतलब ये आ गया 380 का स्क्वायर अपॉन में 8। अब आप ये देखो कि 80² अपॉन 8 की वैल्यू हमें पहले से ही पता है, 80² अपॉन 8 की वैल्यू x1 है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि x2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 80² अपॉन 8 की वैल्यू में रखूंगा x1, तो x2 बराबर आएगा 3x1 के। इसका मतलब ऑप्शन 3 यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, पर्सन इज ड्राइविंग अ व्हीकल एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड ऑन अ लेवल रोड। लेकिन एक कर्व है, यानी कि कुछ इस तरह से है, कर्व रोड है लेकिन है लेवल्ड। तो कोई पर्सन अपनी कार को मोड़ रहा है और इसका जो कर्व है रेडियस वो हमें गिवन है 5 मीटर। जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर ऑफ कार एंड रोड वो 0.1 है। तो आपको बताना है विल द पर्सन स्लिप वाइल टेकिंग द टर्न विद द सेम स्पीड। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। देखो, अगर मैं मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड का फॉर्मूला बताऊं तो फॉर्मूला होता है v इक्वल टू रूट म्यू आर जी। स्पीड निकालते पहले, म्यू की वैल्यू 0.1 है, आर की वैल्यू यहाँ पर है 5 मीटर, जी की वैल्यू 10 है। तो ये कितना आ गया √5। और इसको आप ऐसे भी ले सकते हो कि वी स्क्वायर कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर आ जाएगा 5। ठीक है, ये वी स्क्वायर कितना आ गया, 5 आ गया। तो देखो, अगर मान लीजिए इससे ज़्यादा वी स्क्वायर इक्वल टू 5 से ज़्यादा अगर स्पीड रही, या कह लो कि v की वैल्यू √5 से अगर ज़्यादा रही तो गाड़ी स्लिप करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। ठीक है, तो इक्वल टू पे तो स्लिप नहीं करेगी, कम पर भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर लिखा है विल नॉट स्लिप, ये तो गलत स्टेटमेंट हो गई। तो ए पर्सन विल स्लिप, जैसी स्पीड की वैल्यू वी स्क्वायर की वैल्यू 5 से ग्रेटर है तो पर्सन स्लिप करेगा। ठीक है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 2। तो ये ध्यान रखना, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड का फॉर्मूला म्यू आर जी लेवल रोड पर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली एट अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन। देखो, ये प्रोजेक्टाइल मोशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। मान लेते हैं कि हम यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो इस तरह से प्रोजेक्टाइल पाथ कवर करेगा। अब जो एंगल हमें गिवन है वो हॉरिजेंटल से है, तो ये एंगल थीटा है 45 डिग्री। और इनिशियल जो इसकी स्पीड है वो है u इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। आपको बताना है कि मैक्सिमम हाइट कितनी कवर करेगा। तो जो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है वो होता है यू स्क्वायर अपॉन में 2g इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा अपॉन में जी। मैक्सिमम हाइट का मैंने आपको बताया यू स्क्वायर अपॉन में 2g साइन स्क्वायर थीटा। और रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। फिलहाल हमें निकालना है उसकी मैक्सिमम हाइट। तो स्पीड, इनिशियल स्पीड कितनी है 30, तो इसको 30 इंटू 30 लिख लेते हैं अपॉन में 2 इंटू जी की वैल्यू गिवन है 10। और देखो साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √2, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 1/2 आ जाएगा ना। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन 45 का स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू आएगी 1 अपॉन में √2 इंटू √2 मतलब 1/2 आ जाएगा। जब आप उसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 22.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको फोर्स वेक्टर फॉर्म में गिवन है और पोजीशन वेक्टर गिवन है r। व्हाट इज द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन। देखो, टॉर्क का फॉर्मूला होता है r क्रॉस f, तो बस उसी से हम फाइंड करेंगे। इसका क्रॉस प्रोडक्ट हमें लेना है। r का पहले हम r के कोफिशिएंट लिखेंगे, जैसे 1 -2 और 1 -2 और 1। फिर हम लिखेंगे फोर्स का 5 2 और -5 5 2 और -5। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो जब आप i के लिए करोगे तो j और k को ये पूरा हाइड कर लीजिए। -5 की -2 में मल्टीप्लाई होगी, -5 की -2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा। फिर -2 की 1 में यानी कि 2, फिर -j कैप, फिर होगी -5 की 1 में और -5 की 1 में मल्टीप्लाई 5 आएगा। फिर प्लस के k कैप, अब 2 की 1 में यानी कि 1 इंटू 2 आ जाएगा। फिर -2 की 5 में तो -10 आएगा, जो कि यहाँ पर हो जाएगा 10। अब यहाँ से 10 में से 2 जाएगा 8 i कैप, माइनस माइनस देखो -10 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 और 5 10 j कैप और 10 और 2 12 k कैप। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ सैटेलाइट। और आपको गिवन है जी की वैल्यू और रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू। देखो, एक तो तरीका ये हो सकता है टाइम पीरियड निकालने का कि आप 2πr अपॉन में v करो और यहाँ पर लो ऑर्बिटल स्पीड।
ठीक है, लेकिन ये तरीका थोड़ा बड़ा पड़ेगा और इसमें हमें कैपिटल जी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। हमें यहाँ पर स्मॉल जी की वैल्यू गिवन है ना, तो हम उसी के टर्म में फॉर्मूला फाइंड करेंगे। देखो टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला होता है 2π√r/g, तो इसी को हम अप्लाई करने जा रहे हैं अभी। इससे भी आंसर आएगा, लेकिन मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जी की वैल्यू गिवन है और रेडियस ऑफ अर्थ गिवन है, तो जो गिवन है उसके टर्म में हमें आंसर निकालना है। रेडियस ऑफ अर्थ कितना है 6400 किलोमीटर है ना, तो इसको मीटर में रखते हैं 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। जी की वैल्यू 10 है, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, और यहाँ से इसको 64 लिख लो। यहाँ पर पावर कितनी बचेगी, ये 2 और 3 5, 5 में से 1 जाएगा 4, तो 10⁻²। अब इसको जब आप सोल्व करोगे, देखो 10⁻² का तो बाहर आ जाएगा, 10⁻1 बचेगा, और 8 8 जा 64 होता है, तो √64 का 8 आएगा, और जब आप इन सब की मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 5024 सेकेंड। लेकिन इसको आपको मिनट में चेंज करना होगा, तो जिससे कि आपको डिवाइड करना होगा इसको 60 से, एंड इट विल बी इक्वल टू 83.73 मिनट। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सेटेलाइट। देखो जियो स्टेशनरी सेटेलाइट का मतलब एक ऐसी सेटेलाइट जिसकी रिलेटिव स्पीड अर्थ के रेस्पेक्ट में 0 रहे, यानी कि ये तभी पॉसिबल है जब जो अर्थ है और जो सेटेलाइट है उसकी रिवॉल्विंग स्पीड दोनों की इक्वल रहे। और इनका देखो अर्थ का टाइम पीरियड कितना होता है 24 आवर, ठीक है, तो अर्थ के रेस्पेक्ट में ये सेटेलाइट रेस्ट पर तभी रह पाएगी जब इसका भी टाइम पीरियड कितना होगा 24 आवर। ये मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूँ आपको जियो स्टेशनरी सेटेलाइट की, तो हमारा आंसर होगा इसमें 24 आवर। और जैसे अर्थ वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, ऐसे ही ये जो जियो स्टेशनरी सेटेलाइट है ये भी वेस्ट टू ईस्ट मूव करेगी। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज द सोर्स टेम्परेचर ऑफ कार्नोट इंजन रिक्वायर्ड टू गेट 70% एफिशिएंसी, और आपको सिंक का टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री। देखो कार्नोट इंजन में एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, कोएफिशिएंट एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ, यहाँ पर आएगा सिंक अपॉन में टेम्परेचर ऑफ सोर्स। अब सिंक का टेम्परेचर हमें गिवन है और सोर्स का टेम्परेचर हमें निकालना है। बहुत सी बुक में आपको ये भी मिलेगा 1/T2 अपॉन में T1। T2 मतलब सिंक का टेम्परेचर, T1 सोर्स का। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो टेम्परेचर आप यहाँ पर रखोगे ना, ये केल्विन में रखने पड़ेंगे आपको, केल्विन में। तो वैल्यू पुट करते हैं, एफिशिएंसी कितनी 70%, तो 70% का मतलब 70/100, 1 माइनस टेम्परेचर सिंक का दे रखा है, यानी कि T2 हमें गिवन है 27, इसमें 273 पहले तो ऐड करो ताकि केल्विन में आंसर आ जाए। तो आंसर नहीं मतलब वैल्यू आ जाए 300 केल्विन आ जाएगा ये, तो 300 केल्विन अपॉन में T1 हमें निकालना है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 7/10, तो 7/10 इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 300 अपॉन में T1, या फिर 300 अपॉन में T1 इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस के 7/10। इसको इधर लाओ, इसको इधर ले आए। अब 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा अपॉन में 10, इसका मतलब 300/T1 इक्वल टू आ गया 3/10, और T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो इसको इससे कैंसिल करो, पहले तो 100 आ गया, 100 की 10 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 आएगा। अभी खुश मत होना, क्योंकि जो इसे देख करके खुश मत होना, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस में है ना कि केल्विन में, तो इतना जल्दी भी हमें आंसर नहीं लगाना होगा, पहले इसको हमें कन्वर्ट करना होगा डिग्री सेल्सियस में। तो फिर से 1000 में से मैं माइनस करूँगा 273, ताकि आंसर आ जाएगा हमारा डिग्री सेल्सियस में, जो कि आएगा 727 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन 4 यहाँ पर सही होगा। तो यहाँ पर हमने टोटल 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आपको सभी क्वेश्चंस क्लियर हैं तो मेरे लिए बहुत हर्ष की बात होगी। अगर आपको किसी में भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है और सब कुछ क्लियर है तो एक लाइक करके मुझे ज़रूर इसके बारे में बताएं। थैंक यू एवरीवन, बाय एंड टेक केयर।